हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का कमेंट आ रहा था कि सर संस्कृत का मॉडल पेपर का सलूशन लाया जाए क्योंकि हमें संस्कृत समझ में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत को इतने मज़ेदार तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं ना। अगर आपने आज का यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आप ये कभी नहीं कहेंगे कि संस्कृत हमें बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल में दिया गया है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानत्य ज्ञाते, यानी उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानत्या के बारे में बताई गई है। पहला ऑप्शन स्व विशेषस्य, परम पुरुषस्य, देव पुरुषस्य, और डी में भी दिया गया है परम पुरुषस्य। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को दिखा देते हैं कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलितः सन्ति, अर्थात मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो यदि आपने मेरा मंगलम पाठ का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा तो उसमें हम आप सभी बताए थे कि मंगलम पाठे पंच मंत्र संकलितः सन्ति, यानी मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी कस्य का मतलब होता है किसका या कौन, महापुरुषस्य यानी महान पुरुष का, जन्म स्थानम के मतलब जन्म स्थान, पाटलिपुत्रे यानी पाटना में, अस्ति यानी है। आसान भाषा में कहे तो किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना है। पहला ऑप्शन गुरु नानकस्य, गुरु नानक का, राजा राम मोहन रायस्य यानी राजा राम मोहन राय का, महावीरस्य महावीर का, गुरु गोविंद सिंहस्य यानी गुरु गोविंद सिंह का। तो हम पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पढ़ाए थे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। आसान भाषा में कहे तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र अर्थात पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो संपन्न थी। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्यस्य, और यहाँ पे दिया गया समुद्रगुप्तस्य, अशोकस्य, महाराणा प्रतापस्य। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र अर्थात पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी ना वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ही ज़्यादा संपन्न थी। अगला सवाल अलस कथा पाठ कुत्र संकलितः, अलस कथा पाठ कुत्र संकलितः, यानी अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो अलस कथा पाठ जिसके लेखक विद्यापति जी हैं और ये उस पाठ में आसान भाषा में बताए हैं कि अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षात नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इस ग्रंथ के माध्यम से आलस के बारे में इस कहानी में बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार कोई भी मनुष्य आलस के चपेट में आकर अपने बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है, अपने आप को निर्जीव साबित करके शरीर में तो जान रहता है लेकिन बेजान एक परिंदा बनाकर जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पे बोला गया है अलस कथा पाठ कुत्र संकलितः, यानी अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि शंकर चरितस्य रचनाकार कः, यानी शंकर चरितस्य यानी शंकर चरित्र के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आप संस्कृत का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात संस्कृत साहित्य के लेखिकाएँ, तो उसी पाठ में बताया गया है कि शंकर चरितस्य के जो रचनाकार हैं ना ये पंडिता क्षमा राव जी हैं, जो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में काफ़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यानी पॉपुलर है। और यहीं पे बोला जाएगा कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सी प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमा राव होगा। और वर्तमान काल में संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं में कौन सी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा।
अगला सवाल, अर्थवेद कति ऋषिका आसन, यानी अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं के आसन हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि अर्थवेद में कितने ऋषिका का आसन है, कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 5 होगा। अब आपके मन में यह रहा होगा कि अर्थवेद में जो 5 ऋषिकाओं का वर्णन हमें मिलता है, 5 ऋषिकाओं की जीवनी के बारे में हमें मिलता है, तो वे 5 ऋषिकाएँ कौन कौन से हैं। तो यथा यानी जैसे, ध्यान लीजिए, एक होता है यथा, अमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगम, भृणी। ये 5 ऋषिकाओं का वर्णन अर्थवेद में दिया गया है। अगला सवाल, भारतस्य शोभया के प्रसन्नता भवति, यानी भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन में ही इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया है, ईश्वरः, यानी खुद ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा जो होते हैं, ये भारत को शोभा को देखकर काफ़ी ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुशी हो जाते हैं। अगला सवाल, भारतीय धरा कै सेविता, यानी भारतीय धरा कै सेविता। तो अगर आप भारत महिमा पाठ को पढ़ेंगे तो उससे बताया गया है, भारतीय धरा सागरय पर्वतय निर्झरय सेविता, यानी भारत की जो धरा है वो सागर, पर्वत और निर्झर ये सभी से सेवित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, परा शब्दस्य अर्थकः किम अस्ति, परा शब्द का अर्थ किम क्या होता है। तो परा का जो मतलब होता है ना, वो श्रेष्ठा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, श्रेष्ठा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए, भारतीय संस्कार पाठे परतस्य किम रच्यति, भारतीय संस्कार जो पाठ है ना, ये पाठस्य किम रच्यति, यानी इस पाठ के रचनाकार कौन है, या इस पाठ की जो रचना की गई है ये किसके लिए की गई है। पहला ऑप्शन सहिष्णुतम, यानी सहिष्णुता के लिए, व्यक्तित्वम, यानी व्यक्तित्व के लिए, कारुणिकत्वम, यानी कारुण्य के लिए। ऑप्शन डी में दिया गया है मानव महत्वम। तो यहाँ भी क्वेश्चन 11 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना दोस्तों, वह क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी भारतीय संस्कार पाठ में मनुष्य के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, यानी विदुर नीति के द्वारा किस पाठ की रचना की गई है। पहला ऑप्शन में दिया गया है मनो, महात्मा विदुरस्य, वाल्मीकि, उसके बाद में दिया गया है राधा रमन नस्य। तो यहाँ पे विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, यानी विदुर नीति की रचना कार्य कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, महात्मा विदुरस्य, यानी महात्मा विदुर के द्वारा ही विदुर नीति की रचना की गई है। और आपके पाठ्य पुस्तक में महात्मा विदुर के द्वारा कौन सी रचना की गई है, तो नीति श्लोक की रचना की गई है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 में दिया गया है कि विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति, अर्थात विदुर नीति के द्वारा आपके जो पाठ में जो पाठ संकलित है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम, और डी में दिया गया मंदाकिनी वर्णम। तो दोस्तों नीति श्लोका पाठ के रचनाकार विदुरदी हैं, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए, क्वेश्चन 14 कहता है कि कर्मवीर कथा सामाजिकस्य पुरुषस्य कथा वर्तते, अर्थात कर्मवीर कथा जो पाठ है इस पाठ के माध्यम से समाज के कैसे पुरुष की कथा बताई गई है। पहला ऑप्शन धनिकस्य धनिक पुरुष की, दलितस्य दलित पुरुष की, अल्पसंख्यस्य अल्पसंख्यक पुरुष की, और डी में दिया गया कुलीनस्य यानी कुलीन पुरुष की। अगर आप कर्मवीर कथा को पढ़ेंगे तो उसमें एक लड़का का नाम है जिसका नाम है राम प्रवेश राम, जो एक दलित होता है और दलित होने के बावजूद भी बहुत ही बड़े बड़े ऊंचाइयों को छूता है अपने नॉलेज के बल पर। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दलितस्य। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि स्वामी दयानंद कह, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो क्या हैं। दोस्तों अगर आप स्वामी दयानंद सरस्वती के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब आर्य समाजस्य संस्थापकः हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि समाजस्य शिक्षाया उद्वारकः कः, यानी समाजस्य समाज का
शिक्षा या शिक्षा का उद्वारक कौन से हैं। तो दोस्तों इसका भी क्वेश्चन का सही जवाब स्वामी दयानंद हो जाएगा। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो समाज के शिक्षा के उद्वारक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 17 को देखिए। मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन में दिया गया है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, महाकवि कालिदास। तो यहाँ पे मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकारों की बात करते हैं तो आप सभी को बता ही दिए थे मंदाकिनी वर्णम पाठ में कि दोस्तों मंदाकिनी एक नदी है जिसमें राम लक्ष्मण सीता की कहानियों का वर्णन स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी रामायण पाठ से लेकर करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 18 को देखिए कि रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार कः अस्ति। यानी रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा। तो दोस्तों रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार जो है वाल्मीकि अस्ति। यानी रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो महर्षि वाल्मीकि जी है। और यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि महाभारतस्य ग्रंथस्य रचनाकार कः अस्ति। यानी महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, वेद व्यास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 में दिया गया है मंदाकिनी किंगम के अवगाहनते। पहला ऑप्शन मानवः सज्जनः तिलोवुषानिः ऋषयः। तो मंदाकिनी वर्णम में के अवगाहनते के बारे में बताया गया है कि मंदाकिनीगम ऋषयः अवगाहनते। यानी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों तो ऋषिया हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा पढ़ाने का नया तरीका कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा ना भी लग रहा है तो ये भी ज़रूर बता दीजिएगा ताकि आज के बाद से ऐसा वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल तरीके से पढ़ाने का आपको कोशिश करेंगे। उसके बाद में अगला सवाल है मुनियः कम उपतिष्ठन्ते। मुनियः कम उपतिष्ठन्ते। यानी मुने जो होते हैं वो किस प्रकार से उपतिष्ठन्ते का काम किया करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में कृष्णम दिया गया है यानी कृष्ण, रामम दिया गया है यानी राम, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण, आदित्यम यानी आदित्य। तो दोस्तों पाठ में बताया गया है कि मुनियम आदित्यम उपतिष्ठन्ते। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आदित्यम यानी सूर्य। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। व्याघ्रपति कथाय रचनाकार कः अस्ति। आसान भाषा में कहे तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन में दिया गया है नारायण पंडितस्य, विष्णु शर्मा चंद्र, रामचंद्र ओझा, भर्तहरि। तो दोस्तों अगर आपने व्याघ्रपति कथा को पढ़ा होगा तो उसमें पथिक तथा बाघ के बीच में तुलना करते हुए लोभ लालच के बारे में एक कथा बहुत ही अच्छा बताई गई है जो नारायण पंडित के द्वारा रचित कथा एक बहुत ही मनोरंजक कथा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि व्याघ्रपति कथा या रचनाकार कः अस्ति। तो आप बता सकते हैं कि व्याघ्रपति कथा या नारायण पंडित रचितस्य अस्ति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए कि व्याघ्रपति कथाया कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति। आसान भाषा में बोले तो व्याघ्रपति कथा जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है या उद्धृत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगर आप व्याघ्रपति कथा पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही लाइन में बता दिया गया है कि व्याघ्रपति कथा जो है वो हितो उपदेश से लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। व्याघ्रपति कथा कस्मात् खंडात् संकलितः। व्याघ्रपति कथा कस्मात् खंडात् संकलितः। यानी व्याघ्रपति कथा जो है वो किस खंड से संकलित है। तो इस पाठ में बताया गया था कि व्याघ्रपति कथाया मित्रलाभ नामक खंडात् संकलितः। यानी व्याघ्रपति कथा जो है वो मित्रलाभ नामक खंडात् से संकलित है।
उसके बाद में अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको व्याकरण खंड से लिया गया होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि देव प्लस आलयः के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों देव प्लस आलय के योग से देवालय बनता है ना, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब देवालिया हो जाएगा। और देवालिया आपका ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, देवालिया। अगला सवाल है काल पर्याप्त का क्षयम भवति। तो पाठ में बताया गया होगा कि काल पर्याप्त शिक्षा क्षयम भवति, यानी काल पर्याप्त है इससे शिक्षा का क्षयम होता है। उसके बाद में अगला सवाल कर्णभार नाटकम से लिया गया है और सवाल में बोला गया है कर्णभारम नाटकम कस्य रचना अस्ति, यानी कर्णभार नामक जो एक नाटक है ये किसकी रचना है। पहला ऑप्शन भाष्य यानी भास का, और ये हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए ही मिल जाता है, यानी कर्णभारम नाटकम जो होता है ये भाष्य रचना अस्ति, यानी कर्णभार नाटक के रचनाकार कौन से हैं, तो ये महर्षि भाष्य हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 जो लिया गया है ना, ये नीति श्लोका पाठ से लिया गया है और सवाल में बोला जाता है क्रिया बिनम किम भारः, क्रिया बिना किम भार। आसान भाषा में बोलते क्रिया किसके बिना भार के समान है। तो आपको नीति श्लोक का पाठ में पढ़ाया गया होगा कि क्रिया बिना ज्ञानम भारः, यानी क्रिया जो है वो ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना अधूरा है यानी भार के समान है। तो इसीलिए क्वेश्चन 27 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, ज्ञानम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए, अनकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलतः, यानी अनकेषु के मतलब होता है अनेक, राज्येषु यानी राज्यों में, परस्परम का मतलब होता है लगातार, की प्रचलितः के मतलब होता है क्या प्रचलित है। अपने आसान भाषा में बोले तो अनेक राज्यों में लगातार क्या चीज़ प्रचलित है। पहला ऑप्शन ही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब दे देता है। आपको नीति श्लोका पाठ में पढ़ाया गया होगा कि अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीघ्र युद्धम प्रचलितः, यानी अनेक राज्यों में लगातार शीत युद्ध चल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि वेद रूपम शास्त्रम क्यों भवतु, वेद रूपम शास्त्रम क्यों भवतु। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वेद रूपम शास्त्रम नित्यम भवतु, यानी इसका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है, दात्री शब्द का सप्तमी में एक वचन में निम्नलिखित में से कौन सा रूप होता है। अब दात्री जो शब्द होता है ना, तो दात्री शब्द में जाइएगा सप्तमी विभक्ति में और एक वचन में इसका अगर रूप देखिएगा तो आप देख पाएंगे कि दात्री का हो जाता है दातरी। तो दातरी आपका ऑप्शन बी में देने के कारण सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 31 में दिया गया है, त्रियायी पद का मूल शब्द निम्नलिखित में कौन सा होता है। तो जब त्रियायी देखिए त्रि और ये दिया है त्रि पद यई त्रियई, यानी इसका मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए त्रियई का मूल शब्द जो होता है ना, तो दोस्तों वो होता है श्री। तो श्री का होता है मूल शब्द त्रि, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, श्री। अगला सवाल कि देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है। तो दोस्तों देव शब्द का जो रूप है जब षष्ठी विभक्ति में और एक वचन में जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा देवस्य। जिस प्रकार से बालक का शब्द रूप में आप पढ़े होंगे बालकस्य, जिसमें अस्य धातु मिलने के कारण बालक का शब्द रूप बालकस्य बन जाता है, उसी प्रकार से देव में जब अस्य धातु मिलाते हैं तो इसका जो रूप होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में देवस्य हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है, युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी युष्माकम का मूल शब्द इदम होता है। अगला सवाल मंदाकिनी वर्णम से लिया गया है और सवाल में बोला गया है, रामेण सह सीता अपि वनम गतवती,
इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको सूत्र बताना होगा कि कौन सा सूत्र में प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों मंदाकिनी वर्णन पाठ में बताया गया है कि रामेण सह सीता पीबरम गतवती, यानी इस वाक्य में जो हमारा पहला फॉर्मूला लगता है वो सहार्थे द्वितीया लगता है। इसमें रामेण सह सीता यानी राम के साथ सीता वन में गए, तो इसमें सहार्थे तृतीया सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 35 देखिए। क्वेश्चन 35 कहता है कि भारतः प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है। तो यहाँ पे भारत की प्रकृति एवं उसकी सुंदरता के बारे में चर्चा की गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्रकृत्या भी उपसंख्यानम। उसके बाद में 36 कहता है जटा भी अस्म तपसा जायते में कौन सा सूत्र लगा हुआ है। कितने छात्र एवं छात्राएं वीडियो चाहते हैं कि केवल सूत्र पे एक वीडियो लेक्चर लाया जाए, जिसमें कौन से वाक्य में कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उस पर मैं आपको अगर चाहिए तो डिटेल्स वीडियो सोल्यूशन ला देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन में 36 से बोला गया है जटाभि अस्म तपसा जायते में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन में 36 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इत्तम भूते लक्षणे। ये जो सूत्र होता है ना, ये जटाभि तपसा जायते नामक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। तो किसी भी शब्द में अगर आपको उपसर्ग जानना हो तो आसानी तरीके से क्या कीजिए, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। जैसे उद्गम को हम लोग करते हैं उत्तजुड़गम इक्वल टू उद्गम होता है, तो इसीलिए उद्गम का जो सही उपसर्ग हो जाएगा वो उत हो जाएगा, यानी 37 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए कि उपसर्ग हम लोग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उत्त जोड़गम बराबर उद्गम। अगला सवाल में बोला गया है अनुभवः में कौन सा उपसर्ग है। जैसे ही हम अनुभवः बोलते हैं तो अनुभवः का मतलब होता है अनु जोड़ भव। तो अनु जो हमारा मिलता है ना, ये सबसे पहला उपसर्ग बन जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि दूर उपसर्ग से बना शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 39 की बात करते हैं तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जब दुःस्वप्न को आप बनाइएगा तो दूर जोड़ स्वप्न बनाइएगा, और यहाँ पे दुष्टार को बनाते तो दुष्ट जोड़ तार हो जाता। तो दुष्ट तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए दूर, और दुष्ट को बनाते तो दुह जोड़ उष्ट हो जाता, दुह जोड़ कर हो जाता। तो यहाँ पे हमको दूर चाहिए, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देख लीजिए। आस्था परस्कत्व से कौन सा शब्द बनेगा। तो एक चीज़ हमेशा के लिए जान जाइए कि किसी भी शब्द में आपको कत्वा प्रत्यय मिला ना हो तो उसका अंतिम आधा तावा मिलता है। यानी आस्था में यदि आपको जोड़ना होगा कत्वा तो देख लीजिए आस्था परस्कत्वा के मेल से अस्थायित्वा बनता है। तो अस्थायित्वा आपका ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर पूरे 100 तक के संस्कृत के नए पैटर्न पर आधारित इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कितने स्टूडेंट का आज का यह वीडियो लेक्चर पसंद आया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और नहीं तो अगर आपको ये पसंद नहीं आया होगा तो सिंपल तरीके से जिस प्रकार से सभी टीचर पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम भी आपके लिए वीडियो लाना चालू कर देंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं मुकीम अंसारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।